गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, SPCGC अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर मैं फिलॉसफी में सांख्य दर्शन को लेकर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में आपको यदि याद हो तो मैंने जिक्र किया था 3 गुणों का, क्योंकि सांख्य दर्शन में जो दार्शनिक अवधारणा तत्वमीमांसीय दृष्टि से दी गई है, उस अवधारणा में 3 गुणों का विशेष महत्व है। क्योंकि सांख्य दर्शन ये कहता है कि सृष्टि 2 मूल तत्वों से मिलकर बनी, एक को कहता है प्रकृति और दूसरी को कहता है पुरुष। तो जितने भी विकार हैं, कार्य जो है सृष्टि के रूप में जो हमें दिखाई देते हैं, वो सब प्रकृति के परिणाम है। और प्रकृति के स्वरूप का जब अध्ययन करते हैं तो 3 गुणों की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। 3 गुणों में सतरजतम, उनके स्वरूप, उनके लक्षण, उनके आपसे संबंध आदि की हमने काफ़ी विस्तार से व्याख्या की। और वो व्याख्या आशा करता हूँ ये इसलिए आवश्यक थी और समझ में आई होगी कि आज हम जो है वो सांख्य में प्रतिपादित 2 मूल तत्वों में से एक, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो प्रकृति के स्वरूप को समझने में हमें 3 गुणों का स्वरूप की जो व्याख्या की है वो बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है और बहुत ही अधिक सहयोगी भी है। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं सांख्य के अनुसार प्रकृति का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों की बात करते हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और दार्शनिक दृष्टि से किसी भी दर्शन का द्वैतवादी होना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत है जिसका समाधान करना कई बार हमारे लिए, उस दार्शनिक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये हम सांख्य में भी देखेंगे कि किस प्रकार द्वैतवाद को मानने के कारण सांख्य दर्शन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिलहाल सांख्य द्वैतवादी है और दार्शनिक दृष्टि से सामान्य बोलचाल की भाषा में द्वैतवादी का क्या तात्पर्य है ये हमें जान लेना चाहिए। द्वैतवादी से तात्पर्य है जब सृष्टि के 2 मूल तत्व माने जाएं, और 2 मानने का अर्थ भी ये स्पष्ट है कि दोनों का स्वरूप और स्वभाव भिन्न भिन्न होगा। यदि दोनों का स्वरूप और स्वभाव एक जैसा है तो फिर 2 की आवश्यकता ही नहीं है। तो 2 मूल तत्वों में एक है प्रकृति और दूसरा पुरुष। सांख्य दर्शन का जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो सांख्य दर्शन ये स्पष्ट करता है कि ये जो सृष्टि जो हमें दृष्टिगत होती दिखाई देती है, जो विविधतापूर्ण सृष्टि है, वो प्रकृति से उत्पन्न हुई। सांख्य में जो एक मूल तत्व है प्रकृति, उससे उत्पन्न हुई और इस नाते प्रकृति को सांख्य दर्शन में प्रधान कहा जाता है। लेकिन उत्पन्न होने से पहले जो अपने मूल स्वरूप में प्रकृति रहती है उसे अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्त का मतलब है कि अभी वह सृष्टि के रूप में प्रकट नहीं हुई, विकारों के रूप में व्यक्त नहीं हुई, इसलिए उसको प्रकृति, प्रधान और अव्यक्त आदि कई नामों से पुकारा जाता है। प्रधान इसलिए क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण वह प्रकृति ही है, इसलिए उसको प्रधान कहा जाता है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि यह प्रकृति अजा है। अजा माने स्वयं जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई, अजा अजन्मी, परंतु समस्त जगत को उत्पन्न करती है। किसी से स्वयं उत्पन्न नहीं हुई लेकिन समस्त जगत को उत्पन्न करती है और जगत की सभी वस्तुएं व्यक्त अव्यक्त रूप में इसी में विद्यमान रहती है। जब तक प्रकृति से विकार उत्पन्न नहीं होते, जब तक प्रकृति का उद्विकास नहीं होता, सर्ग की प्रक्रिया, सर्ग माने सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, तब तक यह जगत अव्यक्त रूप में प्रकृति में विद्यमान होता है। और जब यह प्रकृति में विकार और उद्विकास प्रारंभ हो जाता है तब यह जगत व्यक्त रूप में दिखाई देता है। सांख्य के सत्कार्यवाद के सिद्धांत को हमने पढ़ा था, उसमें हमने बेहतर ढंग से जाना था कि सांख्य कहता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सत रूप से विद्यमान रहता है। तो ये जगत जो है वो कार्य है, ध्यान से समझिए, जगत ये कार्य है और कार्य हमेशा किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। तो सांख्य में इस जगत रूपी कार्य का कारण प्रकृति को बताया गया। सांख्य दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति की विकास प्रक्रिया दी गई है उसमें समझाने का प्रयास किया गया कि सर्वप्रथम प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है। महत बुद्धि कहते हैं उसको,
महत इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रथम विकार है, इसलिए वो महान है। तो महत के अलावा मन, बुद्धि आदि जगत के अन्य सभी पदार्थ क्रमशः एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, परंतु सांख्य में इन सभी पदार्थों को क्योंकि उत्पन्न हुए हैं और अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य कारण पर आश्रित है, इस नाते क्योंकि किसी पर आश्रित हैं, किसी से उत्पन्न हुए, इसीलिए सारे पदार्थ सीमित हैं, परतंत्र हैं और इसीलिए वो कार्य हैं। और प्रत्येक कार्य अकारण नहीं होता, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी मूल कारण की खोज में दार्शनिकों ने अपने दर्शन में अनेक मूल तत्वों की चिंता की और उनको दिया न्याय। दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि आदि जब मूल कारण की खोज करते हैं तो वो वहाँ पर परमाणु को खोज कर लाते हैं और कहते हैं 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 महाभूतों के जो परमाणु हैं उन परमाणु से ये सारा अनित्य जगत उत्पन्न हुआ। परंतु सांख्यचार्यों ने सांख्य दार्शनिकों ने न्यायिकों के इस मत को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो न्याय वैशेषिक दार्शनिक हैं, इन्होंने जो परमाणु को सृष्टि का मूल माना है, तो इसमें समस्या ये है कि ये सारे परमाणु भौतिक हैं और भौतिक परमाणु से स्थूल इस जगत की उत्पत्ति तो हो सकती है, परंतु जगत में विद्यमान कुछ सूक्ष्म वस्तुएं, सूक्ष्म किस नाते, मैं तो सीधा सा ये मानकर चलता हूँ कि जो दृष्टिगत नहीं होते इसलिए सूक्ष्म कह सकते हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति इन भौतिक परमाणुओं से संभव नहीं। इसलिए हमें एक ऐसे तत्व की खोज की आवश्यकता है जिससे इस स्थूल जगत की उत्पत्ति के साथ साथ इन सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भी देखी जा सके, जिनकी भी व्याख्या की जा सके। और इसीलिए सांख्य ने इन सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति को संभव मानने के निमित्त प्रकृति को सृष्टि का मूल तत्व माना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सांख्य दार्शनिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति को ही मानते हैं। यही मूल कारण है, यही प्रधान है। और इसको समझने के लिए, प्रकृति के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए सांख्य में कुछ विशिष्टताएं दी गई हैं, जो इनको एक एक करके हम जानेंगे, समझेंगे तो प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो अब तक हमने चर्चा की उसमें क्या समझाया, यही कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में सांख्य दर्शन सृष्टि के मूल कारण की खोज करते हुए जिस अवधारणा पर पहुंचता है उसका नाम है द्वैतवाद, ड्यूलिज्म। और द्वैतवाद का अर्थ होता है कि सृष्टि के मूल तत्व 2 हैं। सांख्य में उन 2 मूल तत्वों का चूंकि स्वभाव, जब मूल तत्व 2 माने जाते हैं तो ये बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि 2 होने का तात्पर्य यही है कि दोनों अपने स्वरूप में, दोनों अपने स्वभाव में एक दूसरे से नितांत भिन्न है, बल्कि भिन्न कहिए और एक और शब्द यदि हम जोड़ें तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तभी हम द्वैतवाद की अवधारणा पर बात कर सकते हैं। यदि दोनों के रूप, रंग और गुणों में समानता हो, स्वभाव में समानता हो, तो फिर 2 तत्व मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जो 2 मूल तत्व हैं, इसमें एक है प्रकृति और एक है पुरुष। हम सर्वप्रथम प्रकृति के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हमने अभी भी ऊपर जिक्र किया कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किया कि जो दृष्ट कार्य रूप जगत है, दृष्ट कार्य रूप जगत जो दिखाई दे रहा है जगत, इसका मूल कारण प्रकृति ही है। ठीक है, और चूंकि इससे पूर्व एक न्याय वैशेषिक मत प्रचलित था जिसने भौतिक परमाणुओं को सृष्टि का मूल कारण माना, पर सांख्य दर्शन सिद्ध करने का प्रयास करता है कि भौतिक परमाणुओं से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति तो हो सकती है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म पदार्थों की उत्पत्ति के लिए हमें एक अन्य और तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, वह प्रकृति ही है। तो प्रकृति से स्थूल भी उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म भी उत्पन्न होते हैं। आखिर सांख्य में प्रतिपादित और स्वीकार्य यह प्रकृति क्या है, ये इसके स्वरूप को जानने पर स्पष्ट होगा। तो इसके स्वरूप में कुछ विशिष्टताएं हैं जिनका हम जिक्र करेंगे एक एक करके, जिसमें पहली विशिष्टता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। स्मृति में लाइए, पुनः स्मरण कीजिए कि पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने यही समझाने का और स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि वो 3 गुण कौन से हैं। सत, रज, तम, ये 3 गुण हैं। और मैंने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया था
आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ संक्षेप में कि वस्तुतः वो तीन गुण गुण नहीं है, बल्कि वो तीन घटकभूत तत्व हैं। मैंने क्या उदाहरण दिया था कि जैसे सांख्य में तो एक तेल, दीपक और बाती का उदाहरण है कि ये तीनों विरुद्ध स्वभाव वाले होके भी एक साथ रहते हैं और एक प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, अंधकार को भगाने और प्रकाश को फैलाने का प्रयोजन। इसी तरह से मैंने एक सामान्य उदाहरण लिया था कि यदि ये जानना हो कि लड्डू किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे हम कहेंगे जो बेसन, घी और चीनी से मिलकर बना होता है वो लड्डू होता है। अर्थात लड्डू अपने आप में कुछ भी नहीं होता, इन तीन चीज़ों का जो संयोजन है वही लड्डू है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि प्रकृति भी तीन घटकों से बनी है, वह सत रज तम, इन्हीं को हम प्रकृति कहते हैं। गुण कहने का तात्पर्य क्या है? गुण का अर्थ केवल इतना ही है कि वो गुथे हुए हैं। याद रखिए, यदि हमने सामान्य भाषा में जिसे गुण कहते हैं उस रूप में यदि प्रकृति में इन तीन गुणों को माना तो फिर एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्या? कि प्रकृति अपने आप में एक तत्व होगा और ये तीन उसमें गुण होंगे, यानी दोनों चीज़ें ये अलग अलग होंगी। और ऐसा मानने पर सांख्य का जो मूल सिद्धांत है वो थोड़ा बहुत संकट में आ जाएगा, क्योंकि फिर तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, गुणों के रूप में तीन तत्व और हमारे सामने होंगे और ऐसी स्थिति में सांख्य द्वैतवादी नहीं रहेगा। तो सांख्य जब ये कहता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो उसका इतना ही तात्पर्य है कि यह प्रकृति जिसे हम कहते हैं इन तीन तत्वों से मिलकर बनी है, सत रज तम। और ये तीनों ही तत्व जब प्रकृति में अव्यक्त अवस्था होती है तो साम्य अवस्था में रहते हैं। तो मूल प्रकृति के स्वरूप की यदि बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इन तीनों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। यह तीनों तत्व प्रकृति की समानुपातिक स्थिति में रहते हैं। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त और कफ मानी श्लेष्मा भी कहते हैं उसको, कि समानुपातिक स्थिति की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार प्रकृति को अपने स्वरूप में रहने के लिए इन तीनों गुणों की समानुपातिक स्थिति की अपेक्षा रहती है। यहाँ पर हम इस प्रथम विशिष्टता में जिस प्रकृति के स्वरूप की बात कर रहे हैं वह अव्यक्त प्रकृति है। ये याद रखिएगा, व्यक्त की बात नहीं हो रही फिलहाल, अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति के संदर्भ में हमने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि वह त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के साथ साथ हमने कहा कि जो तीन गुण सतरजतम है वो तीनों यहाँ समानुपातिक स्थिति में रहते हैं। समानुपातिक का अर्थ क्या हुआ? साम्यावस्था, यानी बराबर मात्रा में तीनों तत्व यहाँ प्रकृति में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देने की आवश्यकता है, पहली विशिष्टता सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रकृति की हमने जानी वह है त्रिगुणात्मिका। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। मैं कई बार बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके और मेरी बात याद भी रखी जा सके। दूसरी है प्रकृति अविवेकी है। प्रकृति अविवेकी, और अविवेकी से अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ बुद्धि से नहीं है, ज्ञान से नहीं है, यहाँ भेद से है। विवेक का मतलब है भेद और अविवेक का मतलब है अभेद। अब यहाँ पर हम बात ये कर सकते हैं कि प्रकृति के जो दो रूप हैं, दो अवस्थाएं हैं, अव्यक्त अवस्था और व्यक्त अवस्था, उन दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति अविवेकी है। अब यहाँ अविवेकी कहने का तात्पर्य क्या? तो पिछली क्लास में जो तीन गुणों के स्वरूप के संदर्भ में मैंने बात की थी और इन तीन गुणों की विशेषताओं को लिया था, वहाँ भी हमने ये शब्द बोला था। तो वहाँ समझाते हुए हमने कहा था वही बात यहाँ लागू होती है कि अविवेकी से तात्पर्य है कि यह तीनों गुण सत रज तम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, मिथुन व्रत रहते हैं, अन्योन्याभिभव रहते हैं, अन्योन्याश्रित रहते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं। उदाहरण क्या दिया था? जिस प्रकार रस्सी के तीन रेसे आपस में लिपटे हुए रहते हैं, और देखिए कई बार अपन एक देसी कहावत सुनते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो यहाँ पर वो बल गाते वो तो वहाँ पर तो कुछ अलग है, घमंड और गर्व हो सकता है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि वो तीनों आपस में तब भी गुथे हुए रहते हैं। तो तीनों गुण सत्य रज तम ये आपस में लिपटे हुए रहने के कारण, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने के कारण इनको अविवेकी कहते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों को ना तो अव्यक्त अवस्था में अलग किया जा सकता है और ना ही व्यक्त अवस्था में
अलग किया जा सकता है, भेद नहीं किया जा सकता, भिन्नता स्थापित नहीं की जा सकती। इसी आधार पर प्रकृति को यहाँ पर अविवेकी कहा गया। तो ध्यान से समझिएगा, हमने अभी दो गुणों की और दो विशिष्टताओं की बात की। पहली जिसमें हमने कहा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और इसी विशिष्टता से जोड़ते हुए हमने एक दूसरी विशिष्टता प्रस्तुत की, वह थी कि प्रकृति अविवेकी है। छात्रों, मैं सोचता हूँ एक ही साथ बहुत ज़्यादा पढ़ाने से बात समझ में आने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए शेष चर्चा हम अगली क्लासों में करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।